अब से आतंकवाद को किसी भी धर्म के साथ नहीं जोड़ा जाएगा, ऐसा कह रही है हमारी भारत सरकार की नई पॉलिसी, जिसे हम जानते हैं प्रहार के नाम से। अब प्रहार के बारे में हम बात करें उसके पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि भारत सरकार के अंतर्गत गृह मंत्रालय, जो कि अमित शाह जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रहा है, अभी हाल ही में उन्होंने एक प्रहार पॉलिसी जारी की है। अब प्रहार पॉलिसी को ये कहा जा रहा है कि ये भारत की पहली एंटी टेररिज्म पॉलिसी है, यानी कि ये भारत की पहली आतंकवाद विरोधी नीति है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि आतंकवाद पहले नहीं था क्या, या उसके खिलाफ नीतियाँ नहीं थी क्या? जी, दोनों ही थी। आतंकवाद पहले हम कनेक्ट करते थे बम धमाकों से, गोलियों से, लेकिन आज का आतंकवाद ड्रोन हमले हो रहे हैं, साइबर अटैक हो रहा है, नए नए तरीके आ रहे हैं आतंकवाद के। ये चीज़ें पहले शामिल नहीं थी आतंकवाद में। इसके अलावा अगर हम बात करें नीतियों की, तो देश में कई सारी नीतियाँ थी आतंकवाद के खिलाफ, लेकिन सब होच पोच फैली हुई थी। अब उन सबको एक साथ ला के समझने में ही टाइम निकल जाता था। इन्हीं समस्याओं को सॉल्व करने के लिए गृह मंत्रालय ने समझा कि भैया देश में एक यूनिफाइड ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, और इसी का प्रयास है ये प्रहार नीति। अब प्रहार नीति की बात करें तो इसमें आपको जो 7 अलग अलग वर्ड दिख रहे हैं, PRAHAAR, ये सातों वर्ड इस पूरी नीति के 7 पिलर है। मतलब कि ये पूरी नीति इन 7 पिलर पर टिकी हुई है ना। अब इसको हम समझते हैं कि ये क्या है। देखिए, प्रहार पॉलिसी की अगर हम बात करें तो सबसे पहला इसका अहम उद्देश्य है कम्प्रिहेंसिव नेशनल पॉलिसी। ये एक यूनिफाइड पॉलिसी है, और इसमें सबसे मुख्य ध्यान जो दिया गया है वो दिया गया है जीरो टॉलरेंस पर। जीरो टॉलरेंस मतलब कि आतंकवाद के किसी भी रूप के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। कोई भी किंतु परंतु लेकिन नहीं होगा, और किसी भी तरह के आतंकवाद को जस्टिफाई नहीं किया जाएगा। अब किसी भी तरह के आतंकवाद का मतलब यानी कि बम धमाकों, गोलियों के खिलाफ वाले जो आतंकवादी होते थे उनके खिलाफ तो जीरो टॉलरेंस रहता था। लेकिन यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि जो सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी फैला रहे हैं, कई सारे युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, अपने आतंकवादी गैंग में शामिल करने का काम कर रहे हैं, उनको भी आतंकवादी की श्रेणी में डाला गया है, और उनके खिलाफ भी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। क्लियर? फिर इसके बाद में दूसरा अहम इसका बिंदु है वो है इंटेलिजेंस गाइडेड अप्रोच। मतलब कि पहले ये होता था आतंकवादी हमला हो जाता था, उसके बाद हम सारी इन्फॉर्मेशन जुटाते थे। जैसे कि दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद हमको मालूम पड़ा भैया कि फलाना डॉक्टर था, फलाने मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, फलानी जगह पर हॉस्टल में रहता था, फलानी जगह से इसका खाना आता था, सारी चीज़ें वगैरह वगैरह हमको पता लगी। अब यही जानकारी हमको पहले ही मालूम पड़ जाती तो इस तरह का कोई अटैक ही नहीं होता। तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए इस पॉलिसी में इंटेलिजेंस गाइडेड अप्रोच पर मुख्य ध्यान दिया गया है। मतलब कि अब हमला होने के पहले ही सारी इन्फॉर्मेशन को जुटाया जाएगा ताकि आने वाले खतरे को रोका जा सके। और ये एक तरह से भारत सरकार की एक प्रोएक्टिव अप्रोच है, जिससे भारत में आने वाले समय में सभी नागरिकों को एक सुरक्षित माहौल मिलेगा, और ये एक देश की भलाई के लिए एक अच्छा कदम है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन। आतंकवाद के खिलाफ कई सारी एजेंसियां काम करती है। NIA अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन जुटाता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन जुटाता है, रॉ ऑलरेडी है ही। अब ये होता था पहले सब एजेंसियों के पास अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन रहती थी। अब इन्फॉर्मेशन चूँकि सबकी अलग अलग रहती थी, अपने स्तर पर सब अपना अलग अलग काम करते थे, तो अब अलग अलग काम करने के कारण क्या होता था कि प्रॉपर जो एक्शन होना था उसमें कई सारा टाइम लग जाता था। लेकिन अब उस समस्या को सॉल्व करने के लिए ये रखा गया है कि भैया एक नोडल एजेंसी बनाई जाएगी, जिसके तहत सारी इन्फॉर्मेशन को एक जगह पर इकट्ठा किया जाएगा, ताकि जो अफसर, जो रिसर्चर इसमें काम कर रहे हैं उनको काम करने में आसानी हो, उनको प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें एक ही जगह पर एक ही सेंटर से मिल जाए। तो इस पर ध्यान दिया गया है, मतलब कि मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन पर मुख्यतः ध्यान दिया गया है। ठीक है। फिर इसके बाद में बात करते हैं सिटीजन प्रोटेक्शन की बात करी गई है। सिटीजन प्रोटेक्शन आपको मालूम ही है, आतंकवाद का सबसे ज़्यादा जो प्रभाव होता है वो जनता पर, आम जनता पर होता है ना। चाहे हम पहलगाम हमला देखें, बम्बई का अजमल कसाब वाला इंसिडेंट देखें,
उसमें जो जनता समस्या झेलती है वो कोई भी सरकार उसको कोई भी नहीं समझ सकता है। तो यहाँ पर इस पॉलिसी में बात की गई है कि आम जनता की रक्षा का ध्यान दिया गया है। इसके अलावा आम जनता के साथ साथ जो राष्ट्रीय संपत्ति है, राष्ट्रीय सुरक्षा, उस पर भी यहाँ पर बात की गई है। राष्ट्रीय संपत्ति की बात करें तो आतंकवाद पहले जैसा नहीं है कि आके गोलियां चला दी, बम फोड़ दिया और निकल गए, है ना। आज की तारीख में है आपकी बैंकिंग संस्थाओं पर भी हमले कर सकते हैं, उसको भी सेव करना है। आपके जो पावर स्टेशन है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन स्पेशली, उनको भी आपको सेफ रखना है। आपकी रेलवे हो गया, एविएशन हो गया, आपकी जो फ्लाइट्स चल रही है उनको भी सेफ रखना है। तो इन सारी चीज़ों की सुरक्षा की बात भी इस पॉलिसी में कही गई है। अब आते हैं हम इसके प्रहार के 7 पिलर पर। तो 7 पिलर जो है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है प्रिवेंशन। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये प्रोएक्टिव पॉलिसी है, मतलब कि अब हम बीमार होने के पहले ही बीमारी को रोकने का उपाय करेंगे। मतलब ये नहीं है कि मच्छर ने काट लिया, मलेरिया हो गया और फिर मलेरिया का इलाज ढूंढते जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि पहले मच्छर को ही रोकने की बात की गई है कि भैया मच्छर ही ना हो तो ऑटोमेटिक बीमारी ही नहीं होगी। उसी तरह से यहाँ पर प्रिवेंशन की बात की गई है कि पहले से ही हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए, प्रॉपर तरीके से उनमें कोऑर्डिनेशन हो जाए, इस पर ध्यान दिया गया है। फिर उसके बाद में बात करते हैं रिस्पांस की। अब रिस्पांस में देखो यहाँ पर क्या होता था, किसी भी जगह पर आतंकवादी हमला होता था तो सबसे पहली रिपोर्टिंग किसके पास होती है? पुलिस के पास। तो यहाँ पर रिस्पांस में बात की गई है कि जहाँ पर भी आतंकवादी हमला हो रहा है वहाँ पर पुलिस पहले एक्शन लेगी, फिर उसका कोऑर्डिनेशन बिठाया जाएगा नेशनल एजेंसियों के साथ में, और नेशनल एजेंसियों के साथ साथ यहाँ पर स्टेट एजेंसी को भी प्रॉपर तरीके से सक्षम बनाने की बात की गई है। अब यहाँ पर एक और सवाल आता है कि भैया रिस्पांस में आपने बात तो कर दी पॉलिसी में कि पुलिस आके सबसे पहला उस पर एक्शन लेगी, लेकिन हमारी पुलिस तो इतनी सक्षम नहीं है। अभी नॉर्मल चोर पकड़ने में, नॉर्मल जो क्राइम होता है उसमें ही उनके पसीने छूट जाते हैं, तो फिर ये तो आतंकवाद वाला मामला तो ये तो बहुत बड़े पैमाने पर है। तो इसी के लिए आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि भैया पुलिस की बात की जा रही है रिस्पांस में, तो वो इस तरह से क्या सक्षम हो पाएगी क्या? तो इसका जवाब अगले पिलर में मिलेगा कि ये सारी जो एजेंसियां हैं उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेन किया जाएगा। मतलब कि आतंकवाद को रोकना है तो यहाँ पर एक चीज़ भारत सरकार ने समझी है कि भैया आतंकवाद को रोकने के लिए एक ही उपाय है कि आतंकवादियों से आपको एक कदम आगे चलना पड़ेगा। यानी कि उनके पास जो हथियार है, जो टेक्नोलॉजी है, उसकी समझ, उससे ज़्यादा समझ जो है वो हमारी एजेंसियों के पास होना चाहिए, हमारी पुलिस के पास होना चाहिए। तो इसके लिए प्रॉपर एक ट्रेनिंग अप्रोच को यहाँ पर इसमें बात की गई है। फिर इसके बाद में इसमें एक और पिलर है ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार की बात की गई है। अब मानव अधिकार की बात हो रही है तो देखो मानव अधिकार सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं आतंकवादी हमले से, लेकिन हमारे यहाँ एक दुर्भाग्य भी है कि हमने ये भी देखा है कि कई लोग, जब बम्बई हमला हुआ था उसके बाद में अजमल कसाब को पकड़ा गया था, अजमल कसाब को फांसी दी गई थी वो बाद में, लेकिन उसी बीच कई सारे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट सामने आ गए थे कि भैया कसाब का जेल में ख्याल रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है, इस तरह की बातें भी हो रही थी। तो यहाँ पर ह्यूमन राइट्स में हमने जो प्रभावित नागरिक है उनके ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन की बात की गई है। ये सबसे ज़्यादा अहम बात है। तो यहाँ पर थोड़ा सा पॉलिसी में सोचना पड़ेगा कि ह्यूमन राइट से मतलब केवल जो प्रभावित लोग हैं उनकी ह्यूमन राइट की बात होना चाहिए। जो राक्षस हैं, जो इस तरह की प्रवृत्ति को अंजाम देते हैं, उनकी ह्यूमन राइट की कोई बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ह्यूमन तो है ही नहीं ना, तभी तो इस तरह के हमले कर रहे हैं। क्लियर। फिर इसके बाद में एक और पिलर इसमें बात की गई है कट्टरपंथ की। अभी आपने देखा होगा जो अलकायदा है, ISIS है, ये क्या करते हैं, सोशल मीडिया में अपने अलग अलग अकाउंट बनाते हैं, उसके द्वारा कट्टरपंथ को फैलाव करते हैं। इस्लाम को या अपने जो अलग उनकी जो आइडियोलॉजी होती है उसको एक अलग तरीके से बताना चालू करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो बेरोज़गार युवा है या भटका हुआ युवा है वो इनके इन्फ्लुएंस में आ जाता है और फिर
उसके द्वारा जो है इसका यानी जो युवा रहता है उसका भटकाव आतंकवाद की तरफ चला जाता है। तो इन चीज़ों को भी रोकने की इसमें बात की गई है। तो यहाँ पर इसके एक पिलर में ये भी शामिल है कि भैया कट्टरपंथ पर भी यहाँ पर एक्शन लिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है, जब ये बात आई है तो आप यहीं से समझ जाइए कि जब इस तरह की बात हुई है कट्टरपंथ की, तो क्या होगा कि जब ये नीति जारी हुई है तो इसके विरोध में भी कुछ स्वर उठेंगे। तो अब कट्टरपंथ में सोशल मीडिया ने ये सब चीज़ें आ गई है। तो इसी को लेकर एक हमारे आईबी के पूर्व चीफ थे यशोवर्धन साहब, उन्होंने एक अपना स्टेटमेंट दिया था कि भैया यहाँ पर आतंकवाद की जो परिभाषा दी गई है वो एक जनरलाइज परिभाषा है कि डिजिटल आतंकवाद हो या आतंकवाद का कोई भी रूप हो, उसकी बात की गई है। लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर अलग अलग चीज़ को डिफाइन नहीं किया गया है। अब यहाँ पर जैसे जो रेडिकलाइजेशन की बात हुई है, कट्टरपंथी के फैलाने की बात हुई है, जो अलग अलग तरीके से आतंकवाद फैलाया जाता है, तो इसमें प्रॉपर शब्दावली नहीं दी गई है कि किस तरह के अकाउंट को आप आतंकवाद की श्रेणी में रखेंगे, किसको नहीं रखेंगे। तो इस पर विरोध भी हो रहा है कि कहीं इसके द्वारा जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उस पर पाबंदी न लगा दे सरकार। तो इस पर भी आने वाले समय में कुछ क्लियरिफिकेशन सरकार के द्वारा आएगा, जब प्रॉपर पूरी तरीके से डॉक्यूमेंटेशन इसका सामने आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि यहाँ पर जो एक आतंकवाद का जो स्वरूप है ना, क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने बात करा है कि आतंकवाद के प्रिवेंशन पे बात हो रही है ना, कि आतंकवाद हमला हो उसके पहले की जो चीज़ें होती है उस पर अटैक करना है। अब उस पर पहले जो चीज़ें हो रही है कि भैया जो युवा भर्ती हो रहा है उसमें भटकाव हो रहा है, यानी कि आज जो दिल्ली बम ब्लास्ट में जो आतंकवादी पकड़ा गया था, वो आतंकवादी कोई रातों रात तो आतंकवादी बन के बम फेंकने तो नहीं आ गया, उसकी एक प्रोसेस होगी। अब प्रोसेस यानी कि उसका ब्रेन वॉश कैसे हुआ होगा कि एमबीबीएस करने के बावजूद उसका दिमाग में ये चीज़ें कैसे आई है। तो उस आगे की यानी कि जो पहले की जो प्रोसेस थी उस पर सरकार ने ध्यान दिया है, और ये बहुत अच्छा एक्शन है कि सरकार ने अब इसकी तरफ सोचा है। क्योंकि अगर हम युवाओं को भटकने से ही रोक दें तो ऑटोमेटिक ये चीज़ें दिन पे दिन जो है वो कम से कम होती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि हम पूरी तरह से आतंकवाद से मुक्त हो जाएंगे। क्लियर? फिर इसके बाद में अगर हम बात करें तो इसका अगला पिलर है सारी इंटरनेशनल जो एजेंसियां हैं उनके साथ में कोऑर्डिनेशन, इंटरनेशनल जो एफर्ट्स होती है उनके साथ कोऑर्डिनेशन, जो डेटा शेयरिंग है ना, जैसे कि अभी प्रधानमंत्री मोदी जी अभी इजराइल की यात्रा में जा रहे हैं, तो उनके साथ में एक टाई अप करने जा रहे हैं कि जो आतंकवाद के खिलाफ जो हमारी एक साझा जो जानकारी होती है उसको एक दूसरे के साथ शेयर किया जाए। अभी जैसे बांग्लादेश में हुआ है या बगल के जो देशों में जो चीज़ें चल रही है, अब यहाँ पर जो चीज़ें हुई है बांग्लादेश में और इधर, तो उसका भी मेन कारण यही था कि इंटेलिजेंस फेलियर, यानी कि हमारे पास कोई इंटरनेशनल लेवल पर इस तरह की डेटा शेयरिंग नहीं हुई थी, और उसी कारण से ये बड़े बड़े इंसिडेंट हो जाते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पर ये जो इंफॉर्मेशन रहती है वो हर देश दूसरे देश के साथ शेयर करे, इस तरह के कोऑर्डिनेशन की बात की गई है। यूएनओ की जो एजेंसियां हैं अलग अलग, उनके साथ में डेटा शेयरिंग हो, ये इस पर जोर दिया गया है। इसके अलावा सबसे सातवां जो अहम पड़ाव है इसका पिलर, वो है रिकवरी, कि इतना सब होने के बावजूद, इतना सब ताम झाम करने के बावजूद फिर भी अगर आतंकवादी अटैक हो जाए तो फिर उसकी रिकवरी पर ध्यान कैसे दें, इस पर भी इस नीति में बात की गई है। अब रिकवरी में कैसा है कि भैया आतंकवादी हमला हो गया है, अब जैसे पहलगाम का हमला था जिसमें कि धर्म पूछ के मारा गया था, अब धर्म पूछ के मारा गया था तो उसके बाद में हो सकता था कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम को लेकर दंगे हो जाते, तो उसको रोकने के लिए भी चीज़ें समझना होगी कि आतंकवादी जो है वो तो ये चाहते ही है ना कि हमने हमला कर दिया, अब हमले के बाद में देश में दंगे भी हो जाए, आपस में अलग अलग वर्ग के लोग झगड़ पड़े, तो इसको रोकने की एक्शन पर भी इसमें बात की गई है। इसके अलावा जो इसमें अलग अलग तरीके के मनोवैज्ञानिक जो होते हैं उनकी बात की गई है। मीडिया पे कंट्रोल की बात की गई है कि मीडिया जो है रूमर नहीं फैलाए, या व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, उसके द्वारा कहीं कोई अफवाहें नहीं फैलाए। तो इस रिकवरी में इन सब चीज़ों को भी शामिल किया गया है, तो ये भी काफ़ी अच्छा एक्शन है। अब इसके बाद में
यहाँ पर हम मोटा मोटा देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है इसके। तो ऑब्जेक्टिव में वापस से एक बार मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर बात की गई है मल्टी एजेंसी सेंटर जॉइंट टास्क फोर्स, ये मेन इसका नर्व होगा। नर्व से मतलब कि जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन है आतंकवाद को लेकर अभी तक सब बिखरी हुई रहती थी, लेकिन अब उसका जो मेन नर्व सेंटर जो बनाया गया है, नोडल हब, वो बनाया गया है इसको एमएससी को और जॉइंट टास्क फोर्स, है ना। यानी कि सारी इन्फॉर्मेशन जो आतंकवाद के खिलाफ होगी वो यहीं से डिस्ट्रीब्यूट होगी, जिससे कि एक्शन लेने में आसानी होगी। क्लियर। फिर इसके बाद में इसमें एक और ऑब्जेक्टिव है इसका कि OGW मॉड्यूल्स। अब OGW मॉड्यूल्स का मतलब क्या है? देखो, एक तो होता है आतंकवाद जो सामने नज़र आ रहा है, एक होता है आतंकवाद का एक ऐसा जो सहायक होते हैं, जैसे कि उसके रहने का ठिकाना देने वाला व्यक्ति, उसको कई तरह के सामान उपलब्ध कराने वाला व्यक्ति, उसके खाने की व्यवस्था करने वाला व्यक्ति, ये कहलाते हैं OGW मॉड्यूल्स, जो कि अंडरग्राउंड काम करते हैं, आप लोगों के साथ मिक्स हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं लगता है कि ये लोग आतंकवाद के सहायक हैं, और एक तरह से कहें तो वो आतंकवादी की एक तरह से जड़ होते हैं। क्योंकि अगर ये सहायक, इनका कनेक्शन, असिस्टेंट का कनेक्शन अगर आतंकवादियों से बिल्कुल कट जाए तो आतंकवादी वैसे ही सरेंडर हो जाएंगे। क्योंकि उनको देखिए, अब आतंकवादी जैसे हमारे यहाँ अब दिल्ली बम ब्लास्ट का ही एक एग्जांपल लें, तो अब वो डॉक्टर यहाँ पे रह रहा था, तो अकेला तो सारी चीज़ें ऑपरेट नहीं कर रहा होगा, उसके साथ कई सारे लोग इन्वॉल्व होंगे जो उसकी सहायता करते होंगे। तो इन मॉड्यूल्स को पकड़ना भी सरकार के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना आतंकवादियों को, क्योंकि आतंकवादियों के जो मेन सपोर्टर है वो ये मॉड्यूल्स है, और अगर इन मॉड्यूल्स को पकड़ लेंगे तो ऑटोमेटिक आतंकवादियों पर भी एक प्रहार होगा। फिर आते हैं टेरर फंडिंग पे। अब टेरर फंडिंग को रोकने के लिए भी इसमें बात की गई है पॉलिसी में। अब टेरर फंडिंग भी अलग अलग तरीके से हो गई। पहले कैश में फंडिंग होती थी, लेकिन आजकल एक सबसे अच्छा तरीका आया है इनके पास, क्रिप्टो। अब क्रिप्टो में आप एक जगह से दूसरी जगह तक करोड़ों रुपए ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो उसके लिए भी उसको ट्रैक कर पाएँ, इसकी व्यवस्था करने के लिए भी सरकार ने ध्यान दिया है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है कि इस तरह की व्यवस्था, जैसे कि जो डिजिटल आतंकवाद की बात करते हैं तो उसमें एक डार्क वेब आता है। डार्क वेब में कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं भी शेयर हो जाती है, जिसके तहत क्या है कि कोई भी ख़रीदार और जो हथियारों को ख़रीदने वाला, बेचने वाला, ये आपस में इनके बीच में बिजनेस चलता रहता है, लेकिन सरकार को या किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी को मालूम नहीं पड़ता है। एनक्रिप्टेड ऐप्स होते हैं जिस पर भी सरकार की कोई निगरानी नहीं हो पाती है। तो उसके लिए भी यहाँ पर बात की गई है कि इस तरह की जो फंडिंग है और उसके लिए जो तरीके अपनाए जा रहे हैं उसको किस तरह से रोका जाए। हाँ, इसमें सरकार प्राइवेट एजेंसियों की भी मदद लेगी, जो एक्सपर्ट एजेंसी होगी उसकी भी मदद लेगी, इसकी बात भी कही है। फिर इसके बाद में स्मार्ट बॉर्डर सिक्योरिटी की बात भी इस पॉलिसी में की गई है। स्मार्ट बॉर्डर सिक्योरिटी का मतलब यानी कि जल, थल, वायु सब जगह पर अब हम जो टेक्नोलॉजी है उसके आधार पर आगे बढ़ेंगे। मतलब कि आतंकवादी अगर ड्रोन हमला करेंगे तो ड्रोन को रोकने के लिए हमारे पास प्रॉपर प्रोटेक्शन होना चाहिए। शुरू में ही मैंने बोला था कि आतंकवाद से एक कदम आगे आपको चलना पड़ेगा, और उसी पर सरकार ध्यान दे रही है। और इसी की तरह जो है बॉर्डर सिक्योरिटी पर भी ध्यान दिया जाएगा, और बॉर्डर सिक्योरिटी में भी अब नई नई टेक्नोलॉजी, AI को भी यूज़ किया जाएगा। इस तरह से जो सिक्योरिटी है उसको सक्षम बनाने का प्रयास किया जाएगा सरकार के द्वारा। ठीक है। फिर इसके बाद में क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने बता दिया, आपके पावर स्टेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, हेल्थ सिस्टम हो गया, उनके भी प्रोटेक्शन की इसमें बात की गई है। फिर इसके बाद में एक ये इस पॉलिसी में सभी जो पॉलिसी थी उनको एक यूनिफाइड करने की बात की गई है। अब यहाँ पर ये था कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग आतंकवाद के विरोध में, जैसे कि महाराष्ट्र में ATS है,
यूपी में अलग अपना एंटी टेररिज्म स्क्वाड है। तो सब में एक तरह से फैलाव था। अब इस पॉलिसी के तहत ये किया गया है कि सारी स्टेट का जो रिस्पांस है वो यूनिफाइड होना चाहिए। सारी स्टेट की जो टेररिज्म के ख़िलाफ़ जो उनकी लोकल एजेंसी है उसमें क्लियरिटी होना चाहिए, मैसेज की, डॉक्यूमेंट की, और एक्शन किस तरह से लेना है उसकी क्लियरिटी होना चाहिए। तो ये चीज़ें आसान हो जाएगी। तो इसमें इस पॉलिसी में इस पर भी बात की गई है, यानी कि सारी स्टेट की जो पॉलिसियाँ हैं और हर स्टेट की एजेंसियों को मिलाकर एक करने की इसमें बात की गई है। क्लियर? तो कुल मिलाकर इस प्रकार हम देखते हैं कि ये प्रहार पॉलिसी आने वाले समय में आतंकवाद पर वास्तव में प्रहार करेगी और इसका रिजल्ट हमें आने वाले वर्षों में नज़र भी आएगा, क्योंकि ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें आतंकवाद के सभी रूपों को शामिल किया गया है। इसमें चाहे केमिकल आतंकवाद हो, बायोलॉजिकल हो, रेडियोलॉजिकल आतंकवाद हो, डिजिटल आतंकवाद हो, इस तरह के सभी तरीक़ों को आतंकवाद के रूप में शामिल किया गया है और उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करने की बात की गई है। अब यहाँ पर एक बात है कि लोग ये आलोचना ज़रूर करेंगे, उस पर सरकार को थोड़ा आगे ध्यान देना रहेगा कि आतंकवाद की यहाँ पर क्लियर कट परिभाषा नहीं दी गई है। अभी भी ये आतंकवाद के सारे रूपों की बात ज़रूर की गई है, लेकिन आतंकवाद को एक जनरलाइज्ड रूप में बताया गया है कि हाँ ये इस तरह का आतंकवाद होता है। या जैसे कि हमने कट्टरपंथ की बात करी थी कि सोशल मीडिया पे कट्टरपंथ फैलाया जा रहा है, तो कट्टरपंथ किसको माना जाएगा इस पर क्लियरिटी अभी इसमें नहीं है, लेकिन वो आने वाले समय में हमें मिल जाएगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और इसी तरह के डिटेल एनालिसिस वाले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।